कंप्लीट टेबल 1.1 यूजिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। तो Mg2+ का हमें न्यूक्लियन नंबर लिया हुआ है और Al3+ का भी न्यूक्लियन नंबर दिया हुआ है। Mg2+ का प्रोटॉन नंबर क्या होता है 12, और एल्यूमिनियम का हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो क्या होता है, वो 13 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे मैग्नीशियम और हमारे पास एल्यूमिनियम में, ये समर 24 22 है, समर 24 22। So you will have number of electrons 10 and number of electrons 10 over here because neutral atom में आपके पास 12 electrons होते, लेकिन +2 हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 2 electrons लूज किए हैं आपने। एंड सिमिलरली एल्यूमिनियम में भी 3+ हुआ है तो इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज किए हुए, तो 13 - 3 10 हो गया। State and explain the difference in the ionic radii of Al3+ compared to the Mg2+. So Al3+ और Mg2+ आयन के आयनिक रेडियस में क्या डिफरेंस होगा, एक तो स्टेट भी करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि वो क्यों आ रहा है वो डिफरेंस। सो व्हाट इज दिस स्टेटिंग गोइंग टू बी एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनिंग गोइंग टू बी। हु विल बी स्मॉलर, एल्यूमिनियम विल बी स्मॉलर कह रहे हैं भाई बच्चे, दो बच्चे कह रहे हैं एल्यूमिनियम स्मॉलर होगा, एल्यूमिनियम ही स्मॉलर होना चाहिए। और एल्यूमिनियम स्मॉलर क्यों है, व्हाई इज एल्यूमिनियम स्मॉलर, क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लॉस्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर पुल, बिकॉज लॉस्ट मोर ई सो लेस रिपल्जन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर। अच्छा देखो पहली बात तो ये है कि कुछ प्रॉपर जो है ना हमने इसको देखना पड़ेगा कि वी नीड टू राइट इट प्रॉपरली, राइट। सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट, वी आर गोइंग टू राइट इट कि जो हमारा जो एक तरीके से कह लो और बुरी से, हम बेसिकली क्या हुआ है, एक आपका 2+ का आयन है, एक आपका 3+ का आयन है, राइट। जाहिर बात है जो 3+ वाला आयन है उसके ऊपर चार्ज ज्यादा पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से खींचेगा, और 2+ वाला इतना जोर से नहीं खींचेगा। और दूसरी बात क्या है, हम न्यूक्लियर चार्ज को भी मेंशन करते थे, और क्या मेंशन करते थे, हम शील्डिंग को भी मेंशन करते थे। तो शील्डिंग का क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द शील्डिंग, शील्डिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम बिकॉज ये अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं दोनों के अंदर। अभी इन साइड जो उनके होंगे उनके अंदर 2 8 हुआ है ना, ये बेसिकली 2 पहले वाले शेल में, फिर 8 दूसरे वाले शेल में, और तीसरे वाले शेल में 3 और 2 हुआ करते थे जो लूज होके अब बस 2 और 8 रह गया, राइट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट कि भाई एल्यूमिनियम 3+ is going to have a smaller ionic radius, ठीक है जी। और क्यों है ये, as it has a greater nuclear charge, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है आपके पास ज्यादा प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, और देखो इसके ऊपर चार्ज भी जो है वो 3+ आया हुआ है, राइट। एज इट हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड हैज द सेम amount of shielding as the Mg2+ ion। लास्टली क्या लिखेंगे, कभी भी आंसर को ऐसे नहीं छोड़ते, आपने न्यूक्लियर चार्ज लिख दिया, शील्डिंग लिख दिया, अब उसको कंक्लूड कर दें। कंक्लूजन क्या होगी कि देयरफॉर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील हो रही है, न्यूक्लियर पुल स्ट्रॉन्गर फील हो रहा है, सो देयरफॉर आपका रेडियस डिक्रीज कर। तो एल्यूमिनियम इज गोइंग टू हैव अ स्मॉलर आयनिक रेडियस एज इट हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड हैज द सेम अमाउंट ऑफ शील्डिंग एज द Mg2+ आयन। सॉरी फॉर द राइटिंग, खड़े होकर लिख रहा हूँ। और जो है वो देयरफॉर इट its valence electrons are going to experience stronger nuclear pull, so ionic radius will be smaller, ठीक है। Also what about the ionic charge, वो सेपरेट लिखेंगे, greater number of protons और less number of electrons। तुमने न्यूक्लियर चार्ज लिख दिया ना, तुमने देखो एक चीज तुमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करनी है, तुमने एक चार्ज को स्पेसिफाई करना था, राइट। अब तुम उसको न्यूक्लियर चार्ज करके बोलो या तुम उसको आयनिक चार्ज करके बोलो, राइट। तुम ये भी बोल सकते हो Al3+ हैज अ
greater ionic charge than the mg Mg2+ वाला आयन। तो और बाकी फिर शील्डिंग मेंशन करो, एंड देन उसके बाद जो है वो तुमने अपनी कंक्लूजन लिखनी होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस में ज्यादा है और किसका रेडियस कम होगा। ठीक है, यानी एक चार्ज का मेंशन करना है तुम्हें कि चार्ज किस में ज्यादा है, और चार्ज जब तुम चाहो, तुम एक्सप्लेन करना चाहो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि एल्यूमिनियम में 3 प्रोटॉन ज्यादा है देन दी इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम में सिर्फ 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है देन दी 2 ज्यादा प्रोटॉन देन दी इलेक्ट्रॉन्स। तुम इसको एक्सप्लेन करना चाहो, लेकिन वो ये कि जगह इतनी नहीं है, तो हम ये लिखेंगे भाई एल्यूमिनियम के पास ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है और आपके पास शील्डिंग दोनों में सेम है। राइट, सो देयरफॉर अब आपका एल्यूमिनियम के ऊपर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल होगा और उसका एटॉमिक रेडियस या उसका आयनिक रेडियस आपके पास कम होगा। ठीक है, न्यूक्लियर पुल एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन मीन द सेम थिंग। सो तुम न्यूक्लियर पुल लिखो या न्यूक्लियर अट्रैक्शन लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें कोई कंफ्यूजन। ऐसे ही सिखाया ना मैंने आप लोगों को आंसर लिखना, वी ऑलवेज राइट दीज वंस लाइक दिस। हम न्यूक्लियर चार्ज मेंशन करते हैं, हम शील्डिंग मेंशन करते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके हिसाब से अगर आगे वो पूछे आयनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन सो फॉर्थ, तो हमारी कंक्लूजन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सोडियम। तो कैसे दिखाएंगे भाई ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ सोडियम? Summer 24, paper 22. C of delocalized electrons surrounding positive ions, metallic bond. देखो, अब हमने ऐसी फ्री ड्रॉ नहीं करनी है, हमने प्रॉपरली ड्रॉ करनी है। पहले तो हम क्या करेंगे, हम सोडियम के +1 के एटम्स दिखाए थे। राइट, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल शो द सोडियम +1 कैटायंस। क्या मेक श्योर कर रहा हूं, अब जरा इस बात पे ये फोकस करो कि मैं जो ये एटम्स है ये अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं बना रहा। ये देख रहे हो, मैं इनको लाइन में प्रॉपरली बना रहा। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि मैंने एक लैटिस दिखाना है। क्या बोला उसने, स्ट्रक्चर भी दिखानी है और बॉन्डिंग भी दिखानी। तो मुझे एक लैटिस भी दिखाना है और मुझे बॉन्डिंग भी दिखानी है। तो पहले तो मुझे एक रेगुलर अरेंजमेंट चाहिए कि लैटिस का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट। अच्छा, दूसरी बात क्या हो गई, सोडियम के ऊपर +1 का ही चार्ज होता है, तो आप प्लस 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 ऐसे करके लिख देंगे, या +1 आप चाहें तो आप +1 भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि भाई इसमें +1 का चार्ज है। लास्ट थिंग, अब आपने डीलोकलाइज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। डीलोकलाइज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनाते हैं, ऐसे ही नहीं डुगने लगाने। आपने जैसे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज किया हुआ है तो इसका एक डॉट इसके पास लगा दो, इसने एक डीलोकलाइज किया हुआ है तो इसका एक डॉट यहाँ पे लगा दो, इसने एक डीलोकलाइज किया हुआ है इसका डॉट ये, इसका डॉट ये, इसका डॉट ये लगा देते हैं, इसका डॉट ये, इसका डॉट ये, सबका एक एक लगा दूंगा। ये क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी मेरी मेटालिक बॉन्डिंग। दीज आर द कैटायंस एंड द रेड डॉट्स आर द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप चाहें, एंड इट इज बेटर दैट यू डू इट, यू ऑल्सो प्रोवाइड अ लेजेंड। ठीक है, लेजेंड बोलते हो बोलो या फिर की बोल दो उसको, जैसे भी तुम लोगों ने देख लो। तो आई एम शोइंग दैट दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर डीलोकलाइज्ड, और ये जो है, ये जो प्लस से मैंने दिखाया है, ये जो है वो आपका क्या है, ये आपका सोडियम प्लस कैटायन। और रेगुलर अरेंजमेंट मैंने लैटिस स्ट्रक्चर दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया इसको प्रॉपर्ली। की बनाना जरूरी है, बेटर है कि बना दो, तुम्हारी उससे बात क्लियर हो जाएगी। सर आई डिड वन क्वेश्चन लाइक दिस इन विच द मेटल हैड +5 चार्ज। हाँ, वो कोई मसला नहीं, मार्किंग स्कीम अगर सिर्फ प्लस लिखा हुआ है तो उससे घबराओ नहीं, वो प्लस लिख सकते हैं सिर्फ, क्योंकि +5 इज बेसिकली प्लस विदाउट मैग्नीट्यूड अगर आप लिखें तो। जैसे इधर भी है, मैंने प्लस प्लस लिख दिया है, मैं चाहूँ तो मैं +1 लिख सकता हूँ। तो जो चीज करेक्ट लिखोगे वो करेक्ट ही होगी। ठीक है, दूसरा ये कौन सा मेटल था के ऊपर जिसके ऊपर +5 का चार्ज आ रहा था, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, विच मेटल इज गोइंग टू हैव अ +5 चार्ज, बट आई होप यू आर करेक्ट अबाउट दैट। +5 का यूजुअली होता नहीं है, बिस्मथ। अच्छा ठीक है, phosphorus is not a metal, dear. Figure 1.1 shows the variation in the melting point of some period 3 elements in their standard states at room temperature and pressure. तो melting point और आपको period 3 के ये दिखाए हैं कि ये elements इस तरह से vary कर रहे हैं। फिर क्या बोला हुआ है, explain why silicon has high melting point. So why does it have a high melting point? Right, so it is a giant structure, it is a giant covalent structure, so therefore a lot of energy is required to break the large amount of bonds जो उसमें present है। Right, so we're going to write it like that. So silicon has a giant covalent structure, so a large amount of energy is required
ब्रेक बॉन्ड्स। अच्छा, बाय द वे जायंट का मतलब याद है ना, जायंट का मतलब ये था कि उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। इट हैज सो मेनी बॉन्ड्स। तो उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, बिकॉज वो इतने सारे बॉन्ड्स तोड़ने में इवेंचुअली फिर आपको ज्यादा एनर्जी लग रही हो। ठीक है। अच्छा, फिगर 1.1, कंप्लीट फिगर 1.1 टू शो द वेरिएशन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। हाँ जी, तो क्या होती है यहाँ पे वेरिएशन? It will decrease for phosphorus and increase for sulfur and then decrease for chlorine. So should I draw it something like this? Is this correct? Something like this? It has to be lower than the metals. Very good. तो यही बात देखना चाह रहा था, तुम लोगों को इस बात का ख्याल रखोगे। यू नीड टू मेक श्योर इट इज लोअर देन दी मेटल्स। सो फॉस्फोरस इज गोइंग टू बी लोअर, सल्फर तक हल्का सा बढ़ेगा, एंड देन क्लोरीन उससे भी नीचे होगा हमारे फॉस्फोरस से। ठीक है, थोड़ी सी जगह इन्होंने कम दी हुई है, शायद मैं बहुत ज्यादा नीचे ले गया, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। लेट्स जस्ट सी, यहाँ तक है ना? तो ये, बुक्स, एक सेकंड, एक तो खड़े होके बनाना कुछ भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तक है, इससे नीचे लेके जाते हैं फॉस्फोरस को। ठीक है, यहाँ तक ले आते हैं, सल्फर को ऊपर उठा लेते हैं, एंड देन क्लोरीन को हम इससे नीचे ले जाते हैं। दैट शुड बी करेक्ट। थोड़ी सी जगह कम दी हुई है, हो सकता है ये पीडीएफ इस तरह से हमारे पास आई है तो इस तरह से लग रहा हो, लेकिन इस तरीके से करके दिखाना है। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का तीनों का सोडियम से कम होना चाहिए, किसी का भी सोडियम से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। मैं जा रहा हूँ उस पेज पे वापस। इसमें कोई प्रॉब्लम इन द ड्राइंग? ओके, ये लो पेज आ गए हम वापसी यहाँ पे। टू पीरियड थ्री एलिमेंट्स, जोहा देख लो फिर मुझे बता देना। अच्छा, एंड आई एम सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, लेकिन ना खड़े होके ना सही राइटिंग नहीं होती, तो जितनी भी सही हो पा रही है मैं उतनी सही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ग्राफीन जायंट, ग्राफीन ग्राफाइट डायमंड जायंट, होम बकमिंस्टर फ्लोरीन और I60 सिंपल। यस, ग्राफीन ग्राफाइट डायमंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो ट्यूब्स जायंट, बकमिंस्टर फुलरीन, और आयोडीन 60 नहीं होता, आयोडीन 2 होता है, बकमिंस्टर फुलरीन होता है C60। ठीक है, तो आयोडीन और बकमिंस्टर फुलरीन आर सिंपल मोलेकुलर। Two period three elements react with an excess of oxygen at room temperature. Complete table 1.2. तो period three element, sodium reacting with oxygen forming the oxide। तो सोडियम के ऑक्साइड की स्टेट क्या होती है? इट इज सॉलिड ऑब्वियसली, सोडियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड, तो जायंट आयनिक होगा। और अप्रोक्सीमेट पीएच क्या होगी जब हम इसको ऑक्साइड को पानी में डालेंगे? एक पीएच देनी है। ठीक है, आप लोगों ने रेंज नहीं देनी, जस्ट गिव मी वन पीएच। इफ यू राइट अ रेंज देन द एग्जामिनर कैन कैंसिल दैट आंसर। जस्ट गिव वन पीएच। 13 लिख लें, 12 लिख लें, 14 लिख लें, जो भी अल्कलाइन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पीएच है वो लिख लें। मैं 13 लिख रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन हमारा सोल्यूशन आएगा। 10 इज नॉट स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, कोशिश करो ज्यादा अल्कलाइन करो, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन की तरफ जाओ। सल्फर, और सल्फर के ऑक्साइड की स्टेट क्या होती है? गैस होती है। और उसकी पीएच क्या होगी जब मैं उसको पानी में डालूंगा? 2 1। ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 1 इधर कितनी की पीएच पे हो ये मौजूद होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 3 भी ओके। इसकी जो रेंज है, मैं आंसर नहीं लिख रहा यहाँ पे, मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जामिनर ने 10 to 14 यहाँ पे एक्सेप्ट किया हुआ और यहाँ पे 0 to 4 एक्सेप्ट किया। थोड़ी सी जेनरस है वैसे रेंज। स्ट्रॉन्ग अल्कली के लिए 12 to 14 याद रखो, और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 0 to 2 या 3 तक मैक्सिमम याद रखो। 4 वैसे इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं। The solutions made in column 3 of table 1.2 are mixed together. Name the type of reaction that occurs. So what is the type of reaction that occurs? Acid base. ठीक है, it is an acid base reaction. Acid base, वरना आप इसको neutralization भी कह सकते हो। ठीक है, you can also say it as neutralization. Once again, just write one answer. No need to give the examiner options to cancel out your answer. Write an equation to describe the reaction between P4O10 and an excess of water। हाँ जी, तो P4O10 को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है?
H3PO4 बनता है, ठीक है। और बैलेंसिंग क्या होगी इस इक्वेशन की? 4H3PO4 एंड पानी कितने चाहिए होंगे? पानी 6 चाहिए होंगे, वेरी गुड। सो 4 फॉस्फोरस, ऑक्सीजन 4 4 16 हो गए, 6 और 10 और 4 3 12, 6 2 12, वेरी गुड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोट्रिक, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एम्फोट्रिक। Reacts with acid and base both, yeah, an oxide that has got both acidic property and basic property, ठीक है। Either of the answers will be correct. So let's write this: reacts with both acid and base, या तो ऐसे करके लिख लो या तो ऐसे करके लिख लो कि behaves both as an acid or base and base, or नहीं and base, as acid and base। फिर क्या है? राइट एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए बनाई हुई, Al2O3 के लिए बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जो चीज बनती है वही बनेगी। थोड़ी सी इक्वेशन हो सकती है ज्यादा आसान हो जाए आपके लिए। सो वी आर गोइंग टू डू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनती है? प्रोडक्ट आपको याद होगा, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, इसको याद रखिए, नाल OH4, नाल O3 नहीं, नाल OH4 बनती है ना। सो इट इज गोइंग टू बी NaAlOH4। एंड इफ यू सी, नाउ आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, NaAl और OH4 है। सो इट हैज बिकम इजियर। Al2O3 वाली जो इक्वेशन है वो हमें आती है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट भी आ जाता है इससे जो हमने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा बस अपना दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट वही फॉर्म होगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू बिहेव लाइक द एम्फोट्रिक ही स्टेट, so it's going to react with sodium hydroxide and form your NaOH4, that's it, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन फॉर दैट। अच्छा, 15 मार्क्स का पीरियोडिसिटी आ गया आपका इस वाले पेपर में। अब आगे चलते हैं हम। सेपरेट सैंपल्स ऑफ Na2CO3 and NaHCO3 react with HCl to produce the same products as shown in table 2.1. Na2CO3 plus 2HCl equals to 2NaCl plus H2O plus CO2. NaHCO3 plus HCl equals to NaCl plus H2O plus CO2. Complete the reaction pathway diagram in figure 2.1 for reaction 2. Label the diagram to show the enthalpy change and the activation energy EA. So कैसा kind of reaction है? एंडोथर्मिक है। सो एंडोथर्मिक की मेरे ख्याल से हम ऐसे बनाते थे, समथिंग लाइक दिस। यप। सो प्रोडक्ट्स विल बी हायर, और हम प्रोडक्ट्स में लिख देते हैं यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे H2O है, और यहाँ पे हमारे पास CO2 है, ठीक है जी। फिर हमने लेबल क्या क्या करना है? हमने डेल्टा H और एक्टिवेशन एनर्जी लेवल करना। सो ये हो जाएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा H2। सही किया है? नो, इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। यही मिस्टेक्स हम कर देंगे, याद रखना। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द लेवल ऑफ द रिएक्टेंट्स अप टिल द ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट्स के लेवल से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक, तो ये पूरी होगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा जी, और हम जो है वो इसको डॉटेड कर लेते हैं। The value for delta H1 is determined by experiment using the following method. 50 cm cube of 2 mole per dm cube HCl is added to a polystyrene cup. The initial temperature of the acid is recorded as 19.6 degrees Celsius. 0.04 moles of Na2CO3 is added and the mixture is stirred. All of the solid Na2CO3 disappears and a colorless solution is produced. The maximum temperature recorded during the reaction is 26.2 degrees Celsius. Describe one other observation that shows the reaction is complete. So what is that observation going to be? Effervescence stops. Very good. ठीक है, तो effervescence भी होगी इस रिएक्शन में, और
वो जब स्टॉप करेगी तब आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, मेरा जो है वो क्या हो गया, मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो एफरवेसेंस स्टॉप्स। वेरी गुड। Calculate the value of delta H1 in kilojoules per mole. Assume the specific heat capacity of the reaction mixture is the same as for water and no heat is lost to the surroundings. Show your working. अच्छा जी, तो हम क्या करते थे? Which formula did we apply over here? MC delta T. Very good. So we will use Q equals to MC delta T. अच्छा जी, अब पहली बात आ जाती है यहाँ पे, हम मास क्या डालेंगे? So read the question again and tell me what is the mass that we're going to put in. सिर्फ एफरवेसेंस नहीं, ये बताना है कि कब तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो एफरवेसेंस तो ऑब्जर्वेशन है उस रिएक्शन ही, लेकिन कंप्लीशन की ऑब्जर्वेशन क्या है? एफरवेसेंस रुक जानी है। 50 डालेंगे। वेरी गुड। ठीक है जी, Na2CO3 का मास नहीं डालेंगे हम जब Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दिस दिस इज टू वर्कआउट, याद रखना, दिस इज टू वर्कआउट हीट गेन्ड स्लैश लॉस्ट बाय वाटर। तो क्योंकि आप ये निकालना चाह रहे हैं कि कितना गर्माहट जो है वो पानी ने लूज किया या कितनी गर्माहट पानी ने गेन करी, तो जाहिरन बात है एम भी पानी का जाएगा, सी भी पानी का जाएगा और डेल्टा टी भी पानी का ही जाएगा, बाकी किसी चीज का नहीं जाएगा। सो फॉर द मास वी आर गोइंग टू प्लग इन एज 50 ग्राम्स बिकॉज 50 cm³ इक्वल्स टू 50 ग्राम्स। हमने Na2CO3 डाला है उसमें, लेकिन वो पानी के मास को चेंज नहीं करेगा, पानी के वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगा, तो पानी के मास को भी चेंज नहीं करेगा। सी की वैल्यू क्या है वो अगर आपको याद नहीं है, बाय द वे, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एंड में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इट इज रिटन ओवर हियर, ये लिखिए 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या फिर 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, सो इट्स 4.18, तो हम 4.18 इस्तेमाल करेंगे। ये आ गई। डेल्टा टी क्या है हमारा? The delta T was 26.2 minus 19.6. So we'll do 26.2 minus 19.6. क्या आ रहा है ये आंसर हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ HCl will be the same as water. Yes, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना सुनहरा, वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, 1379.4 1379.4 जूल्स आ गई हमारे पास ये वैल्यू। अब हमें क्या करना होगा? अब हमने इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है और दूसरा इसको मोल से डिवाइड करना है। ठीक है, किलो जूल्स में तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, हमें आता है वो। ये बताओ मोल्स किसके मोल से डिवाइड करूं? HCl के मोल से डिवाइड करूं या फिर Na2CO3 के मोल से डिवाइड करूं? कैसे चेक करें कि किसके मोल से डिवाइड करना होगा? बाय हुज मोल्स शुड आई डिवाइड? मोल्स Na2CO3। हाँ जी भाई, कितने बच्चे कह रहे हैं Na2CO3 और कितने बच्चे कह रहे हैं HCl? तो HCl भी तो यूज अप हुआ होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है जो है वो हुआ हो। वेरी गुड, वेरी गुड मुस्तफा। जो चीज लिमिटिंग में है उससे निकाला जाएगा। ठीक है, अब पहले तो ये देखेंगे कि कौन सी चीज लिमिटिंग है। Which reagent is the limiting reagent? Once you have the limiting reagent, then you're going to decide कि आप मुझे आगे क्या करना है। तो पहले तो हमें लिमिटिंग देखनी है, लिमिटिंग कौन सी चीज है। तो पहले जरा जल्दी से मुझे मोल्स ऑफ HCl निकाल के दें। मोल्स ऑफ HCl क्या होंगे? 2 × 50 2 × 50 × 10⁻³ मोल्स ऑफ HCl निकालें और मोल्स ऑफ Na2CO3 भी निकालें। क्या आ रहा है? ये तो हमें ऑलरेडी दिए हुए 0.04, राइट। मुझे HCl के मोल्स कैलकुलेट करके बताएं। 0.1 आ रहे हैं HCl के मोल्स। अच्छा, अब 0.1 आ रहे हैं, राइट, इधर से दिख रहा है एक्सेस में, लेकिन फिर भी इक्वेशन में फिर भी डाल के चेक करना होता है। तो अब हम जाते हैं इधर। मैं ये बोलूं अगर मेरे पास 0.1 ये है, तो मुझे कितने चाहिए होंगे Na2CO3? मुझे 0.05 चाहिए होंगे। यानी इसका मतलब है Na2CO3 लिमिटिंग में है, वरना उल्टा भी करके चेक कर सकते हैं। उल्टा करके चेक कर लो कि अगर मैं बोलूं यार मेरे पास अगर इसके 0.04 है तो मुझे इसके डबल चाहिए होंगे यहाँ पे, यानी 0.08। वो मेरे पास
है ऑलरेडी और उससे ज्यादा भी है, यानी ये एक्सेस में। तो वर्किंग विद बोथ मेथड्स यू कैन सी HCl इज इन एक्सेस एंड Na2CO3 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो Na2CO3 है यहाँ पे। और मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है ये कि ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन का ही क्वेश्चन। एंड वी कैन सी Na2CO3 H2O हमारे पास 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, राइट। वैसे आप प्रैक्टिकल्स में भी करते हो, तो प्रैक्टिकल्स में यही करते हो ना, जो भी चीज लिमिटिंग होती है उसी के मोल्स ले लेते हो। सो हम Na2CO3 के ही मोल्स लेंगे, यहाँ पे हम 0.04 से डिवाइड करेंगे। सो नाउ टू वर्क आउट द डेल्टा H की वैल्यू, दैट विल बी 1379.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.04। ये मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ क्यों किया मैंने? जूल्स टू किलो जूल्स, वेरी गुड। तो आंसर बताएं मुझे, और जो है ऐसे बताइएगा जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है। टेल मी द फाइनल आंसर दैट आई शुड राइट ओवर हियर। करेक्ट राउंडिंग ऑफ एंड करेक्ट वन मोर थिंग। वेरी गुड मिनाहिल, -34.5। वेरी गुड, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो वी विल राइट माइनस के साइन के साथ ये वैल्यू। और राउंड ऑफ कितना करेंगे? अच्छा, राउंड ऑफ करने के लिए देख सकते हो 3SF है, ये भी 3SF है, ठीक है जी, ये भी 3SF है, सारी वैल्यूज यहाँ पे 3SF है, टेम्परेचर्स भी 3SF है, ये सारी वर्किंग भी जो हमने करी, जो भी हमने वैल्यू 3SF से करी, तो 3SF हम अपना आंसर देते हैं, इसको हम 34.5 देते हैं, और अपना साइन नहीं भूलेंगे कि ये -34.5। ठीक है। हाउ मच वॉज ईपी वाला? ईपी क्या बेटा? Thermal decomposition occurs when NaHCO3 is heated। NaHCO3 को जब हम हीट करें तो Na2CO3 plus H2O plus CO2 बन जाता है। Calculate the enthalpy change for reaction 3 using the data in table 2.1 and the value calculated of delta H1। If you were unable to calculate the value, फलाना डिम का ये वाली वैल्यू इस्तेमाल कर। तो हमने क्या करना होगा इधर? We now need to use Hess cycle। अब हमने Hess cycle के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा। So let's write this down। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये है कि ये वाली हेस साइकिल थोड़ी सी डिफिकल्ट है। दिस इज नॉट द फॉर्मेशन वाली या कंबशंस वाली जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे अब तक, राइट। सो इट्स सपोज टू बी अ लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग टू सॉल्व, लेकिन हम अपनी इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। अच्छा, हो क्या रहा है, मैं दो NaCO3 को Na2CO3 plus H2O plus CO2 में कन्वर्ट कर रहा हूं, राइट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, सर अगर वी आर अनश्योर ऑफ आर ऊपर वाला आंसर तो वी शुड यूज नीचे वाली? नो, वट एवर यू गिवन अप अबव यू नीड टू यूज दैट। अगर तुमने ये ब्लैंक छोड़ा है तो फिर नीचे वाला इस्तेमाल करो, लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ है वही इस्तेमाल करोगे, फिर उसके ECF में मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अब हम इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा स्मार्ट होना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। एक काम और करते हैं, मैं यहां से दोनों की दोनों वैल्यूज भी उठा के वहां ले आता हूँ, राइट। लेट्स पिक दिस अप एंड लेट्स जो है वो प्लॉम दिस इन ओवर हियर। अच्छा, डेल्टा H1 की वैल्यू हमने निकाल ली -34.5, -34.5। नाउ इफ यूर अ लिटिल बिट स्मार्ट अबाउट इट यू कैन क्लियरली सी मेरे पास जो दूसरा लॉजिकल पाथवे निकलेगा वो क्या निकलेगा। अगर मैं NaHCO3 को इन चीजों में कन्वर्ट कर दूं एंड Na2CO3 को भी इन चीजों में कन्वर्ट कर दूं, अगर तुम प्रोडक्ट्स देखो दोनों की, इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट्स दे आर सेम, yani the bottom level can be this, that can be the products of these reactions। I can basically convert Na2CO3 into these and NaHCO3 also into these via HCl, मैं convert कर सकता हूँ। So let's do that। ठीक है, हम ये कर लेंगे। So Na2, ये NaHCO3 को हम किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम कन्वर्ट कर सकते हैं NaCl plus H2O plus CO2। So let's write this down, NaCl plus H2O plus CO2, H2O plus CO2। अच्छा, अब बात क्या है, हमें जो रिएक्शन दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है? एक NaCO3 रिएक्टिंग विद 1 HCl। बट अभी मेरे पास क्या है? अभी मेरे पास दो NaCO3 है, तो इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दो HCl रिएक्ट करके दो टाइम्स द प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेगी। सो आई विल रिएक्ट 2 HCl ओवर हियर ओवर द एरो एंड मेक 2 NaCl 2 H2O 2 Cl 2 Cl लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2 CO2 लिखा हुआ है, माय बैड।
मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, 2CO2, ये मैंने लिख दिया। यहां तक बात क्लियर है? मैंने पहले NaHCO3 से बना लिया और बॉटम वाली अपनी प्रोडक्ट्स यूज कर ली, ठीक है सर। बट सर डोंट दीज प्रोडक्ट्स फॉर्म ओनली इफ HCl इज प्रेजेंट? यस, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग HCl ओवर द एरो। मैं HCl अपनी मर्जी से ऐड कर रहा हूँ। याद है वो कंबशन में हम क्या करते थे? कंबशन में भी ऑक्सीजन ओवर द एरो ऐड करते थे जो एक्स्ट्रा चाहिए होते थे, राइट। अच्छा, अब इसी तरह मैं Na2CO3 को भी इन्हीं में कन्वर्ट करूंगा। वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एक Na2CO3 है, मुझे उसको दो HCl के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इनटू दीज। सो आई विल रिएक्ट इट वंस अगेन विद 2HCl। अब देखो, अगर मैं एक Na2CO3 को रिएक्ट करूंगा विद 2HCl तो क्या बनेगा? दो NaCl, एक पानी एक CO2। दो NaCl, एक पानी और एक CO2, और बाकी ऊपर ऑलरेडी एक पानी एक CO2 प्रेजेंट है, तो एक पानी एक CO2 बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है मेरी इक्वेशन। यहां से भी बैलेंस है, यहां से भी बैलेंस है। मैं जब ये रिएक्शन कर रहा हूं Na2CO3 प्लस 2HCl, तो एक पानी एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन दो क्यों लिख रहे हैं हम नीचे? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर एक एक पानी और एक एक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थे, तो वो प्लस होके 2 हो गए। सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एंड वी हैव मेड द H साइकिल प्रॉपर्ली, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अब हमने कुछ भी नहीं करना, नाउ वी जस्ट नीड टू डू द थिंग्स दैट वी बीन डूइंग एंड कैलकुलेटेड। सो लेट्स डू दैट। अब अगर मुझे A टू B जाना है तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं नीचे जाऊंगा और फिर मैं ऊपर जाऊंगा। दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट। एंड देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम इसको बोलें ये वाला, हमने क्या किया? हमने NaCO3 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे डेल्टा H2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज आई मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 2। सो लेट्स राइट ओवर हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 27.2, ये इतना हो गया। और ये वाला हमने एक ही दफा लिया, हमने दो दफा करके नहीं लिया, तो मैं ये वाला एक ही दफा लूंगा, यानी -34.5 एक ही दफा। सो दिस ब्लू एरो इज करस्पॉन्डिंग टू -34.5। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे डेल्टा HR निकालना है, सो आई नो मुझे ये वाला जो आंसर है इसको एज इट इज लेना है, पॉजिटिव में लेना है, तो मैं इसको एज इट इज ले लूंगा 2 टाइम्स 27.2। और जो दूसरा वाला आंसर है उसको नेगेटिव में करके लेना है, तो नेगेटिव नेगेटिव 34.5, एंड आई विल गेट माई वैल्यू आउट ओवर हियर। राइट वाला समझ नहीं आया? हाउ यू बैलेंस्ड इट? ओके, आई टेल यू हाउ आई बैलेंस्ड इट। आई डिड नॉट डू एनी रॉकेट साइंस, खुद ही आ गया, वो खुद ही बैलेंस हो गई, ठीक है। राइट वाला देखो, नील मैंने क्या किया? तुम्हारे पास एक Na2CO3 है, तुम्हें पता है उसके तुम्हें दो HCl रिएक्ट करने पड़ेंगे ये बनाने के लिए, ठीक है नील? इतना तो पता है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। You've got one Na2CO3, you will need 2 HCl लाजमी to convert it into 2 NaCl, 1 H2O and 1 CO2, right? 2 NaCl, 1 H2O and 1 CO2। अब देखो, दो NaCl ऑलरेडी लिखे हुए हमने, वो सही है। पानी नीचे एक बन रहा है और CO2 भी नीचे एक ही बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। बट नील, यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज दैट यहां पे भी एक पानी और CO2 मौजूद था, वो तो रिएक्ट नहीं करा, तो वो भी तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए एक पानी प्लस एक पानी इक्वल्स टू दो पानी, एक CO2 प्लस जो एक CO2 यहां से बना इक्वल्स टू दो CO2। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने कोई और बैलेंसिंग नहीं करी, मैंने राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ दो HCl लिखा, बाकी सब कुछ हुआ हुआ था ऑलरेडी, नथिंग मोर टू बी डन। अच्छा जी, फिर क्या है? बाकी किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ द वैल्यू इन द क्वेश्चन टू इज के पार्ट 2 मार्क्स मिलेंगे, सो ओनली। नहीं, ECF पे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने करेक्ट वर्किंग करी है। कुड यू जूम आउट? ये लो, आखिरी वाला करवा देता हूँ फिर जूम आउट करता हूँ। Z is a salt that contains period 4 elements from group 2. When Z is heated, brown gas forms. Identify the formula of Z and use it to write an equation for the reaction. तो पीरियड 4 एलिमेंट है ग्रुप 2 का, कौन सा है ये? कैल्शियम है। कैल्शियम पीरियड 4 में होता है, ओके। कैल्शियम इज इन पीरियड 4, सो इट इज गोइंग टू बी, और कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड बेटा? ये ब्राउन गैस दे रहा है व्हेन इट इज हीटेड, कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है। सो कैल्शियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड इट्स गोइंग टू गिव मी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंसिंग क्या होती है इसकी? 2NO2 हाफ O2, वेरी गुड। सो 2NO2 एंड हाफ O2। इन्होंने स्टेट तो नहीं मांगी हुई, whether to solve blah blah blah, identify the, no, they have not asked for the state, so that is that, ठीक है।
ये वाला भी हो गया, 10 मार्क्स मजीद हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे चलते हैं। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट्स आर इक्वल, लेकिन और एक और 2 पॉइंटर का लिखना है। क्लोज सिस्टम, सो फॉर अ क्लोज सिस्टम द फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू द बैकवर्ड रेट। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे आपके पास के अच्छा, थोड़ा सा इधर डिफरेंट लिखा हुआ है, ये याद कर लेना बेटा। कुछ कुछ चीजें कभी डिफरेंट होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे इट इज व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction equals to rate of backward reaction for a reversible reaction in a closed system। ठीक है, एक और चीज एमएस में मेंशन है यहाँ पे, तो वो भी लिख लो कि अगर ऐसा कोई सवाल है तो तुम लोग भी ये मेंशन कर दोगे। क्या लिखोगे? दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी ऑब्वियसली जब आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की, वो चेंज नहीं कर रही होती है, वो कांस्टेंट जाती है। तो ये भी मेंशन है इसकी एमएस में, ये नोट डाउन कर लो। अगर आप अब कोई पेपर में आता तो फिर तुम लोग भी इसको ऐसे ही लिखना। ठीक है, आर इक्वल, हाँ आर इक्वल इंग्लिश में लिख सकते हो। सर इवन इफ वी डोंट डू बैलेंसिंग और मेंशन द एचसीएल, फिर भी आंसर तो आ सकता है ना? विल वी? देखो, बैलेंसिंग करना यहाँ पे जरूरी नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड देम विद दिस एक्सप्रेशन एंड गिव योर फाइनल आंसर। बट बैलेंसिंग मैंने क्यों करी और क्यों ये सब चीजें करी, ताकि हम ये देख लें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, वहां से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। सो I did the balancing and everything, the whole Hess cycle, because it was a difficult Hess cycle and I wanted to make you understand everything। अगर तुमने ऐसी, तुम्हें समझ में आ गई, तुम्हें बैलेंसिंग वगैरह नहीं करनी, नहीं करो, ओके फाइन है, वैसे ही कर लो डायरेक्ट। लेकिन बैलेंसिंग मैंने करके दिखाई प्रॉपरली चीज को समझाने के लिए। अच्छा, रिएक्शन 4 डिस्क्राइब्स द रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन। हमने ये पेपर करावा नहीं है। व्हाई डू आई फील लाइक मैंने क्वेश्चन करवाया आप लोगों को? दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। ये 21 का पेपर है, 21 के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, सही है। एक पार्ट है जो बहुत सिमिलर है, बाकी आगे का डिफरेंट है। ठीक है ठीक है, पूरा सेम नहीं है, एक पार्ट है जो बहुत सिमिलर है इससे। अच्छा, लेट्स सी। Reaction 4 describes the reversible reaction between yellow Fe3 plus and colorless SCN minus to produce red FeSCN2 plus. Fe3 plus SCN minus equals to FeSCN2 plus. An equilibrium mixture contains Fe3 plus SCN minus and FeSCN2 plus. A few colorless crystals of soluble KSCN are added. The mixture is then left until it reaches the equilibrium again. The temperature of both equilibrium mixtures is the same. Reduce the changes that occur, if any, in the equilibrium mixture after KSCN is added compared to the original equilibrium mixture. What is the change in appearance? जब मैं KSCN ऐड करूंगा तो चेंज इन अपीयरेंस क्या होगा? मोर रेड हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, बिकॉज आपका इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। राइट, आई होप सबको समझ में आ रही हो। KSCN सोल्यूबल है, KSCN पानी में जाते ही क्या कर जाएगा? डिसोसिएट कर जाएगा, K प्लस प्लस SCN माइनस रिलीज कर देगा। यहाँ पे जब SCN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा, तो आपका सॉल्यूशन ज्यादा रेड हो जाएगा। सो द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बिकम मोर रेड। सॉल्यूशन बिकम्स मोर रेड। नीचे वाला बताओ। वो डिक्रीज करेगी बिकॉज राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो Fe3 प्लस डिक्रीज कर जाएगा। और चेंज इन वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज द चेंज गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी
कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. हमने जो इसका सवाल उसमें किया था उसमें टेम्परेचर चेंज कर गया था, राइट? वी डिड इन समर 24-21. ओवर देयर द टेम्परेचर चेंज. दैट्स व्हाई वी लुक्ड एट इट इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल. बट यहाँ पे टेम्परेचर आपका सेम है तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हम उसके आगे और कुछ भी नहीं देखेंगे. हम कहेंगे ठीक है, तो ये आपका सेम होगा, या कांस्टेंट लिख दो या इक्वल लिख दो एज बिफोर. दैट इज करेक्ट. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अब क्या है? द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 4 इज शोन. 5 mole of this and 5 mole of this are added together and allowed to reach equilibrium. The total volume of the mixture is this much. At equilibrium, the concentration of this is this much. Calculate the equilibrium constant, include the units for answer. Easy peasy. Let's do that. Proper हमें ICE method लगाना होगा. Let's do. So ICE और इक्वेशन क्या थी हमारी? हमारी इक्वेशन थी Fe3 plus SCN minus is becoming FeSCN2 plus. FeSCN2 plus. अच्छा, इसका क्या बोला हुआ है? इन्होंने बोला हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स थे हमारे पास Fe3+ के, और 5 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स थे हमारे पास SCN-. ये दोनों ऐड टुगेदर किए एंड दे वर अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम. अच्छा, तो FeSCN2+ के कितने होंगे? उसके 0 हो जाएंगे बिकॉज हमने उसको इनिशियली कुछ भी ऐड नहीं किया. ओके, अब ये आ गया हमारे पास. फिर क्या है? एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज दिस मच. अब यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रियलाइज करना कि यहां ऊपर आपको मोल्स दिए हुए और यहां आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई. नाउ यू नीड टू मेक अ डिसीजन. आइदर यू डू द कैलकुलेशन इन कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीटली और आइदर यू डू द कैलकुलेशन कंप्लीटली इन मोल्स, बट यू कैन नॉट डू मोल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन टुगेदर. तो क्या चाहते हो, हम मोल्स में करें सारी कॉन्सेंट्रेशन, या हम मोल्स में करें सारी कैलकुलेशन, या कॉन्सेंट्रेशन में ही करें डायरेक्ट सारी कैलकुलेशन? अच्छा, आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ. अगर आप मोल्स में करते हैं कोई मसले की बात नहीं है, मोल्स में कर सकते हैं, लेकिन एक एडेड स्टेप आ जाएगा. इन दी एंड आपको कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील करना पड़ेगा. यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इन कॉन्सेंट्रेशन. बट इफ यू डू इट इन कॉन्सेंट्रेशन ही टू स्टार्ट ऑफ विद, देन यू वोंट हैव टू कन्वर्ट इट इन दी एंड, राइट? सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू डू विद द कॉन्सेंट्रेशन मार्क. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बाय द वे, आप मोल से भी कर सकते हैं लेकिन एक ही से कीजिएगा. अच्छा, अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे इसको कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, है ना? यही करना पड़ेगा ना. 25 मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी मुझे 25 इंटू 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम है, राइट? जरा ये वैल्यूज मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? बस एक की कैलकुलेट कर लो, दूसरे की तो वही होगी. टू इंटू 10⁻³ थैंक यू. सो वी आर गेटिंग 2 इंटू 10⁻³ एंड we're also getting 2 into 10⁻³ अब मैं आराम से अपनी कॉन्स्टेंट कैलकुलेशन कर सकता हूं. मुझे पता है इक्विलिब्रियम पे मुझे ये थे, इसके थे 4.23 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, ये सारे मोल पर डीएम क्यूब बन चुके हैं. अब जरा मुझे बताओ नेक्स्ट क्या लिखूं, कौन सी रो फिलअप करूंगा मैं नेक्स्ट, या कौन सी चीज पहले लिखूंगा? चेंज लिखूंगा. सो इट्स प्लस कॉन्सेंट्रेशन पर प्रोडक्ट. सो शुड आई राइट 4.23 इंटू 10⁻⁻4 ऐसे प्लस में करके? इज दिस करेक्ट? अच्छा जी. अच्छा, बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं. बैलेंसिंग क्या है हमारे पास? हमारे पास 1:1:1 ही है, तो कोई मसले की बात नहीं है. तो इन दोनों के चेंजेस क्या होंगे फॉर दीज टू? अगर वो प्लस 4.23 है तो यही होंगे, बस माइनस में हो जाएंगे. सो -4.23 इंटू 10⁻⁻4 एंड -4.23 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, ये भी हो गया. अब हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, 2 में से सब्ट्रैक्ट करके आंसर देना है, 2 में से सब्ट्रैक्ट करके आंसर देना है. तो जल्दी से करना और मुझे बताएं इक्विलिब्रियम पे क्या आ रहे हैं Fe3+ के? यप, ऑब्वियसली विद द माइनस, बिकॉज प्रोडक्ट्स में अगर इंक्रीज आया है तो रिएक्टेंट्स में हमेशा डिक्रीज आएगा. फिर 2 इंटू 10⁻³ माइनस 4.23 इंटू नॉइस फ्लो करना. ठीक है, 2 इंटू 10⁻³ माइनस 4.23 इंटू 10⁻⁻4, 1.577 इंटू नॉइस 3. ओके, so 1.577 into 10⁻³ 1.577 into 10⁻³
नाउ लेट्स डू दी कैलकुलेशन। FeSCN2+ के ऊपर डालने, सो डाल लेते हैं। सो Kc विल इक्वल्स टू 4.23 इंटू 10⁻⁻4। और नीचे किसके डालने, नीचे दोनों रिएक्टेंट्स के डालने। दोनों रिएक्टेंट्स के सेम है तो मैं स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो। सो 1.577 इंटू 10⁻⁻3। एक और दफा लिखोगे तो मल्टीप्लाई जब एक दूसरे के साथ होंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे बेसिक। या कंफ्यूज नहीं होना भाई, ऐसे ही लिख देता हूँ, कोई बाद में पढ़ रहा हो पीडीएफ का है ये भाई सर ने क्या किया, ऐसे ही लिख लो। कैलकुलेटर में तुम लोग स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो, कि तुम लोगों को पता है जब मैं सेम चीज एक में मल्टीप्लाई करता हूँ वो स्क्वायर हो जाता है। ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 170.089। और यूनिट्स क्या होंगे, जल्दी से ये भी कैलकुलेट करके बताओ यूनिट्स। DM³ मोल की पावर -1। वेरी गुड। सो वी गॉट मोल पर DM³ इसके लिए, मोल पर DM³ इसके लिए, मोल पर DM³ इसके लिए। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली इन्वर्ट हो जाएगा। सो ये DM³ मोल की पावर -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 170। इसको राउंड ऑफ कितना करें, 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट। अच्छा अभी ये 2 सिग्निफिकेंट हो गया, एक काम करते हैं 170.1। मैं 4 सिग्निफिकेंट कर सकता हूँ, 3 सिग्निफिकेंट तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है तो 170.1 दे देते हैं हम इसको। 170 एक्सेप्टेड है, 170.1 भी एक्सेप्टेड है, 170.09 भी एक्सेप्टेड है, 170.089 भी एक्सेप्टेड है। इट्स ओके, ठीक है, उसमें इतना मसला नहीं, केमिस्ट्री में इतनी राउंडिंग ऑफ का मसला नहीं होता। मोल -1 DM³ यस। अच्छा जी, वी गॉट 5 मिनट्स, लेट्स गो आगे। डिटरमिन द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+। हाँ जी डिटरमिन करें और मुझे बताएं आंसर क्या आएगा इसका। एक्सेप्शन वाली नहीं, एक्सेप्शन वाली नहीं है, सिर्फ कॉपर और क्रोमियम की होती है, वो इसकी नहीं होती। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 होता है। आयरन की ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन हमें नॉर्मल नहीं लिखनी, हमने कौन सी लिखनी है, हमने Fe3+ की लिखनी है। तो ट्रांजिशन मेटल का आयन बनाते हुए हम पहले s ऑर्बिटल में से निकालते हैं, यानी 4s में से पहले निकालते हैं, दो वहां से निकाल दो और एक जो बच गया है वो इसको निकाल के इसको 3d5 कर दो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर पता नहीं क्यों लैग कर रहा है। नॉट 3d3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, 4s2 भी रिमूव कर दो और 3d6 में से भी एक आपने रिमूव कर दिया। SCN- is colorless. Complete the dot and cross diagram in figure 3.1 to show the arrangement of outer electrons in an SCN- ion. अच्छा पहली बात तो ये है कि इसको दिखाने के लिए सबसे पहली बात, यू नो व्हाट इज द साइनाइड का स्ट्रक्चर सपोज टू बी लाइक, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो आपको ऑलरेडी पता है कि साइनाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो C∼N और दोनों के ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है एक एक। दिस इज द साइनाइड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो पहले तो हम इसको बना लेंगे, ये आ गया हमारे पास हमारा साइनाइड वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो है वो 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होंगे। इसका ऑक्टेट हमने कंप्लीट कर दिया नाइट्रोजन का, राइट। अच्छा अब कार्बन और सल्फर, सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, सल्फर बनाता है 2 बॉन्ड, राइट। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, जिसमें से उसने 3 ऑलरेडी बनाए हुए हैं, राइट। मेरा कंप्यूटर बहुत लैग कर रहा है, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब मैं क्या करूंगा कार्बन और सल्फर के बीच में, व्हाट शुड आई डू बिटवीन कार्बन एंड सल्फर, शुड आई ड्रॉ डबल बॉन्ड या शुड आई डू समथिंग एल्स। व्हाई इज माय कंप्यूटर लैगिंग। अच्छा अब हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि देखो नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और हमें साइनाइड को वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द बॉन्ड विद इन द साइनाइड, इट्स कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू आई डू बिटवीन कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड सल्फर के बीच में क्या करना चाहिए मुझे। 1 bond and give sulfur an external electron since 1 - charge. Okay, okay, but देखो जो माइनस का चार्ज आ रहा है ना वो CN- की वजह से आ रहा है, राइट।
The minus charge is because of carbon nitro, the cyanide that is always having a negative charge on it ना, तो वो नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रहा है, वो सल्फर के ऊपर नहीं लगाना हमने के ऊपर कोई नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड विद एस, ऐसा थप्पड़ खाओगे खींच के मेरे हाथ से, नाइट्रोजन कैसे करेगा सल्फर के साथ डेटिव बॉन्ड जब नाइट्रोजन का करीब ही नहीं है। बेसिकली बस आपने ये करना है, कार्बन विल डेटिवली बॉन्ड विद सल्फर, व्हाई, बिकॉज sulfur forms two bonds, sulfur needs two more electrons. Carbon on the other hand उसने क्या किया हुआ है, उसने ऑलरेडी, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, राइट, इट इज गॉट 4 बॉन्ड्स नाउ। अब वो सल्फर के साथ अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं अपने पास रख सकता। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये कुछ ऐसा होगा, और फिर हम नेगेटिव चार्ज को सोचेंगे हमें कहां लगाना है कहां नहीं लगाना। कार्बन सल्फर को डबल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट कर देगा। वो सल्फर के जगह डबल बॉन्ड करने गया तो कार्बन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देंगे जो वो होल्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए कार्बन जो है वो अपना डेटिव बॉन्ड कर रहा है विद सल्फर। अच्छा, अब सल्फर की वैलेंसी क्या रहती है, सल्फर की वैसे होते हैं 6, तो हम 6 बना देते हैं सल्फर के अंदर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 10 11 12 13, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दिस करेक्ट, इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है। कार्बन के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाय द वे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज कार्बन हैव, 4 होते हैं, राइट। सो वेयर डिड इट गेट दिस वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओवर हियर, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, 1 2 3 4, ये कहां से आया, ये बाहर से आया जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, राइट। सो दिस इज समवन एल्सेस इलेक्ट्रॉन। इसको यहां पे लेबल नहीं करना एग्जाम में जाके, तुम लोग को समझाने के लिए कर रहा हूं कि साइनाइड में बेसिकली ये होता है। साइनाइड में क्या होता है, कार्बन किसी और का इलेक्ट्रॉन छीन के अपने पास रख लेता है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, N के ऊपर लोन पेयर, कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर। कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ ही नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल वो किसी चीज से छीन के लेके आता। सो उसने एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी से छीना हुआ है। सो देयरफॉर इट कैन हैव अ लोन पेयर ऑन इट, और अब वो लोन पेयर से क्या कर रहा है, डेटिवली बॉन्ड कर रहा है टू सल्फर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। शुड बी ड्रॉ, नहीं नहीं डिफरेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाना चाहो डिफरेंट दिखा सकते हो, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। इफ यू गाइज वांट टू ड्रॉ इट विद डिफरेंट सिंबल, ड्रॉ इट विद अ स्क्वायर और समथिंग, ये भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। या एमएस में नहीं, या एमएस तो पता नहीं, एमएस में तो सारी क्रॉसेस बना दी उन्होंने, पागल पागल हो गए वो। एमएस जिसने बनाई है उसने चर्च पी के एमएस बनाई है। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर, हुज इज दैट, समवन एल्सेस, किसी का होगा जिससे छीन के लेके आया ये। फॉर एग्जाम्पल अगर KSCN था या KCN था, तो इसने पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन छीन के लेके आ गया CN। दिस इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, इट इज अ साइनाइड एनायन। मेरा नहीं है, किसी, यार आई होप यू गेट द पॉइंट। आज तुम मेरे साथ मजाक करना चाह रही हो, तो मैं मजाक के मूड में अभी नहीं हूं, मेरा दिमाग असर नहीं चल रहा। अच्छा, कितना कर सकते हैं अब हम, और ये तो सारा ऑर्गेनिक रह गया हमारा। चलो ये 4 का पार्ट A कर लेते हैं, फिर क्लास को ऑफ कर लेंगे। सो व्हाट डू वी हैव, सर मैंने एक जगह पढ़ा है दैट देयर आर सम एलिमेंट्स दैट कैन होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। जी आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है दीना, तो आपने जो है वो क्लास मिस कर दी है जहां पे मैंने पढ़ाया है, तो इसका मतलब है पता चल गया है मुझे आज अदीना जो है वो सही तरह पढ़ती नहीं है। फॉस्फोरस और सल्फर होते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस एंड सल्फर हैव गॉट एक्सटेंडेड ऑक्टेट्स। ठीक है, सल्फर और फॉस्फोरस के पास एक्सटेंडेड ऑक्टेट्स होते हैं, जो हमने SF6 पढ़ा था ना, और PCl5। नाउ फॉस्फोरस को सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, इट नीड्स ओनली 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर आल्सो ओनली नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाई इज इट बॉन्डिंग विद 6, व्हाई इज फॉस्फोरस बॉन्डिंग विद 5, like with 2? तो उसका रीजन ये, इनके पास एक्सटेंडेड ऑक्टेट्स होते हैं, ये अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेसिबल है, एनर्जेटिकली एक्सेसिबल है, वो एक्सेस कर सकते हैं उन वाले ऑर्बिटल्स को, तो वो इनमें इनसे इलेक्ट्रॉन्स लेके उनमें डाल देते हैं। सो इसकी ये एक्सप्लेनेशन होती है कि सल्फर और फॉस्फोरस दोनों के पास एक्सटेंडेड ऑक्टेट्स होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं दैट आर एनर्जेटिकली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या है, उनको एक्सेस किया जा सकता है।
वहां पे इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है या वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दे हैव देम। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम के पास भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल मौजूद है। उसके पास जब 3s है, 3p भी होगा और उसके अंदर 3d भी होगा। लेकिन मसला ये है कि वो एनर्जेटिकली एक्सेसिबल नहीं होते, तो इसलिए वो 3p में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरता ना 3d में भरता है। सोडियम ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपने 3s में से। समझ रहे हो बात को? तो फॉस्फोरस एंड सल्फर आर एक्सेप्शनल केसेस, दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, और भी बहुत सारों के पास होते हैं, लेकिन इनमें एक्सेसिबल होते हैं, उनको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, CH3, CH2, 5, CHBr, CH3 exists as a pair of stereoisomers. Draw the three-dimensional structures of two stereoisomers. R can be used to represent CH3, CH2, 5. इस पूरे को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? R से कर सकते हैं। करके देख लेते हैं हम। These two elements, yes, just these two elements. So कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह ब्रोमीन है, एक जगह CH3 है, और एक जगह हम रेजिडुअल ग्रुप बनाते हैं। And then what we're going to do, we're going to draw a mirror image. Bromine, H, R, and then CH3. सही बनाया मैंने? Is it correct? No. Why is it not correct? The CH3 is wrong. अब आप लोग माशाल्लाह से मेरी मिस्टेक तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन खुद नहीं इस बात का ख्याल रखते, हालांकि 10 दफा बताया हुआ है। अभी मैं मॉक कॉपीज चेक करने बैठूंगा, मुझे पता है सबने कोई ना कोई ऐसी हरकत करी भी होगी। एस से लेके A to से मैं तक समझाता रहता हूँ कि ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बच्चे क्या करते हैं, गलत जगह बॉन्ड बना के दिखा के आ जाते हैं, और फिर कह रहे होते हैं कि सर मेरा तो मतलब यही था। तो मतलब नहीं होता, आपने सही तरह दिखाना होता है उसको। ठीक है। सर आर यू इन द मूड फॉर जोकिंग टुडे? यस, पूछ लो कैंपीफाई वाले बच्चों से कैसी मैंने उनकी इज्जत उतारी आज। A sample of CH3, CH2, 5, CHBr, CH3 reacts with NaOH to make CH3, CH2, 5, CHOH, CH3 in an SN1 mechanism. ठीक है, मतलब बिल्कुल हलवा करके दे दिया आपको सवाल, आपको ये बता दिया कि इसमें SN1 हो रहा है। Complete figure 4.1 to show the mechanism for the reaction of CH3, CH2, 5, CHBr, CH3 and NaOH. Include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. हाँ जी, तो क्या क्या करेंगे हम, हमें यहाँ पे क्या क्या और बनाना है टू मेक श्योर वी हैव ड्रॉन द करेक्ट SN1 mechanism. Dipole on bromine and carbon and arrow towards bromine. Dipole on bromine and carbon. Okay, so we'll do this as Da minus and we'll do this as D plus. और एरो क्या करना होगा? एरो करना होगा, हेट्रोलिटिक फिशन करनी पड़ेगी, ब्रोमीन को एरो देना पड़ेगा। ठीक है। हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते यहाँ पे, वी डोंट मेक अ हाइड्रोक्साइड ओवर हियर, वी डू, बट डज इट अटैक? हाइड्रोक्साइड वाला आके अटैक करता है या चिल कर रहा होता अभी फिलहाल? अभी फिलहाल चिल कर रहा होता है। SN2 में जाके वो अटैक करता है ऑपोजिट द लिविंग ग्रुप, लेकिन SN1 में वो जब तक अटैक नहीं करता जब तक जो है वो आपका खुल ना जाए थोड़ा सा ये। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमको क्या करना है? अब हमने जो है वो इसको बनाना है। सो आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस, H, देन CH3, CH2, 5 एंड देन CH3। ठीक है। ऐसे क्यों बनाया मैंने बाय द वे? व्हाई डिड आई ड्रॉ इट लाइक दिस? व्हाई नॉट ऐसे क्यों नहीं बना सकता था यूं करके, लाइक दिस? व्हाई हैव आई ड्रॉन इट लाइक दिस? प्लेनर है बेसिकली, मैंने इसका ट्राइगोनल प्लेनर बनाने की कोशिश करी है, राइट? आई हैव ट्राइड टू मेक इट इन अ ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, जो मेरी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक है। सो वो बनाया, और क्या बनाऊंगा मैं इसमें? व्हाट एल्स टू ड्रॉ? क्या क्या रहता है अभी भी इसमें बनाना? पॉजिटिव चार्ज, ओके वेरी गुड। कार्बोकैटायन बनाएंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। इसके अलावा OH अटैक करेगा, ठीक है, OH अपना लोन पेयर लेके इसको अटैक कर देगा। और क्या होगा? हाँ ठीक है, अटैक करवा दिए। इसके अलावा बताओ।
अरे ठीक है ना, एरो हो गया, आगे तो बताओ इसके अलावा कुछ होता है यहाँ पे? ब्रोमीन विद लोन पेयर बनाएंगे, यस। यू विल ऑल्सो नीड टू शो द ब्रोमीन दैट हैज नाउ बिन, जिसको हमने बाहर कर दिया, जिसको हमने निकाल दिया अपने उसमें से। तो OH जाके अटैक करेगा, वो जाके उसकी जगह ले लेगा, और ये हमारे पास पूरा हो गया। बस इधर लास्ट स्टेप में वो ब्रोमीन गायब है, तो वो भी हम यहाँ पे दोबारा से बना लेंगे। ठीक है, विल ऑल्सो ड्रॉ दैट। अच्छा, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर मैं इधर जो हूं वो एक आइसोमर इस्तेमाल करता, ठीक है, ये अभी कायरल है, दिस इज कायरल, बट इफ आई यूज्ड वन आइसोमर ऑफ दिस, दोनों कायरल वालों में से जो दोनों आइसोमर्स थे उसमें मैंने स्पेसिफिकली एक इस्तेमाल किया, तो क्या मुझे फाइनल प्रोडक्ट एक ही आइसोमर की मिलेगी या दो आइसोमर्स की मिलेगी? विल आई गेट अ रसीमिक मिक्सचर और ओनली वन ऑफ द आइसोमर्स आगे? Very good. So we will get a racemic mixture. We will get both of the optical isomers because the hydroxide can attack either from above or either from below. तो वो दोनों मिरर इमेजेस बना सकता है। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल ये SN2 से कर रहा होता, इफ दिस मैकेनिज्म वाज एन SN2 मैकेनिज्म नॉट एन SN1 मैकेनिज्म, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने आइसोमर्स मिलते? तो फिर आपको एक ही मिलता, बिकॉज OH हमेशा सिर्फ ऑपोजिट द लीविंग ग्रुप आ सकता है उसमें, राइट? इट कैन नॉट कम फ्रॉम अबव और बिलो। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, सेपरेट सैंपल्स ऑफ CH3, CH2, 5, CHBr, CH3, this and this are tested with different reagents. Complete table 4.1. If no reaction occurs, write X in the relevant box. Reagent added bromine liquid in the dark. Observations with this. इसके साथ क्या होगी ऑब्जर्वेशन? काटी, नो ऑब्जर्वेशन, सो देयर शैल बी नो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये हैलोजन अल्केन है, ठीक है, इसमें कोई अल्कीन का बॉन्ड नहीं है, यही है, ठीक है, CH3 CH2 5 and then CHBr CH3, so it has no alkene bond, so it cannot react with bromine in the dark. Observation with this, अब ये देखना पड़ेगा, ये मुझे अल्कीन लग रहा है, आई थिंक दिस इज अल्कीन, लेट्स जस्ट मेक श्योर। सो दिस इज गोइंग टू बी CH3, देन CH2 5 है, देन मेरे ख्याल से ये CH है और डबल बॉन्ड CH2 है, वरना इसके अलावा इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये CH3 होता, ये CH2 है इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड होगा, और ये भी CH है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, सो वी हैव अ डबल बॉन्ड। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ब्रोमीन डीकलराइजेशन, यस, तो ब्राउन कलर डीकलराइजेस, ब्राउन कलर डीकलराइजेस, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि सॉल्यूशन गोज फ्रॉम ब्राउन टू कलर एस, ठीक है, बोथ ऑफ द वर्डिंग्स आर करेक्ट, ब्राउन टू कलर एस भी लिख सकते हो, ऑरेंज भी लिख सकते हो। PCl5, observation with this, what is the observation with this? The alcohol, steamy fumes of HCl, very good, steamy fumes या misty fumes, steamy fumes of HCl। और अल्कीन के साथ क्या होता है PCl5 का रिएक्शन? काटी होता है, वेरी गुड, सो इट इज काटी, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, ऑब्जर्वेशन विद दिस, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद दिस? विद द ब्रोमो अल्केन, येलो नहीं होता, क्रीम PPT होता है, ठीक है, क्रीम PPT आपको मिलेगा। अल्कोहल के साथ क्या होगी इसकी ऑब्जर्वेशन? काटी, और अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, वेरी गुड। सो ये हो गई हमारी पूरी कहानी कंप्लीट। आगे चलते हैं अब। ऑफ वाइट भी ठीक है बाय द वे। अच्छा, CH3 CH2 5 CHBr CH3 is heated with D to produce three different molecules E, F and G। ये ब्रोमो अल्केन को हीट करते हैं विद D and you get E, F and G। Name the type of reaction। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है कि ब्रोमो अल्केन में से ब्रोमीन को एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड लगा दिया? एलिमिनेशन है, ठीक है, एलिमिनेशन में ही होता है ना यही, कि आप जो है वो क्या करते हैं, अपने ब्रोमीन को या जो भी हेलोजन होता है उसको एलिमिनेट करके और डबल बॉन्ड लगा देते हैं बिटवीन इट एंड द एडजेसेंट कार्बन। आइडेंटिफाई D एंड द कंडीशंस यूज्ड। NaOH इन इथेनॉल, NaOH इन इथेनॉल, और क्या होता है इसके अलावा? प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स, ठीक है। माशाल्लाह से जो मेरे A2 के बच्चे हैं, ठीक है, उनके पेपर में, उनके मॉक में मैंने ये वाला रिएक्शन दिया था। मुश्किल से 2 बच्चे होंगे पूरी क्लास में जिन्होंने ये वाला सही लिखा था, भूल ही चुके थे वो पूरे तरीके से कि NaOH इन इथेनॉल से जो है वो आपके पास होती है यहाँ पे हैलोजन अल्केन में
एलिमिनेशन, ठीक है। सो हैलोजन अल्केन में एलिमिनेशन करने के लिए NaOH इन इथेनॉल होती है, और अल्कोहल को एलिमिनेट करने के लिए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट H2SO4 होता है कॉन्सेंट्रेट, या तो Al2O3 होता है, राइट। अल्कोहल वाला यहां इस्तेमाल नहीं होता और ये वाला अल्कोहल में इस्तेमाल नहीं होता, कीप दैट इन माइंड। अच्छा, कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड अबाउट एलिमिनेशन? यस, यू विल लूज मार्क्स। एलिमिनेशन के बारे में मैंने ये बोला था कि देखो ब्रोमीन है ना, तो मैं ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कोई भी ब्रोमीन प्रेजेंट नहीं है, राइट, देयर इज नॉट प्रेजेंट, एंड उस ब्रोमीन की जगह क्या हुआ है, डबल बॉन्ड आ गया स्ट्रक्चर में। सो ये टिपिकल आपका एलिमिनेशन वाला रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल। तो आपकी वो ब्रोमीन को एलिमिनेट करके क्या कर देगा, वहां पे डबल बॉन्ड डाल देगा उसकी जगह। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो तीन बने आपके पास, CH3 देन CH2 5 है, देन क्या है CHBr एंड देन CH3। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा खोल के बनाते हैं। लेट्स टेक दिस लिटिल बिट टू द साइड, इसको ऐसे बनाते हैं। तो CH3 और CH2 4 and then CH2. Now what are the possibilities? The possibilities over here, dry ether is a solvent, ठीक है, ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट होता है, उसमें OH के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो जो लिथियम LiLH4 है ना, वो पानी में अगर डाल दो तो वो फट जाता है। सो देयरफॉर यू नीड एन इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सो दैट इज व्हाई यू यूज ड्राई ईथर फॉर दैट। अच्छा, तो एलिमिनेशन में क्या होगा, ये ब्रोमीन एलिमिनेट होगा, और पहली केस सिनेरियो क्या है कि ये CH2 हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, राइट। वन ऑफ द केस सिनेरियो इज दिस, दिस इज द फर्स्ट केस सिनेरियो दैट यू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द राइट हैंड साइड कार्बन एंड देन फॉर्म अ डबल बॉन्ड। इसमें कोई भी सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इस वाले कार्बन में CH2 है, सो दिस डज नॉट, इट इज नॉट गोइंग टू हैव सिस ट्रांस। लेकिन सिस ट्रांस कहां पे आएगा, सिस ट्रांस आपके पास यहाँ पे आएगा। अगर आप राइट वाले कार्बन पे से रिमूव नहीं करें, बल्कि आप लेफ्ट वाले कार्बन के ऊपर से रिमूव करें, तो यहां से रिमूव करके और अगर आप डबल बॉन्ड यहां डाल दें, तो यू कैन क्लियरली सी यू विल गेट अ सिस एंड अ ट्रांस वर्जन। अगर मैं दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड पे कर दूं तो सिस हो जाएगा, और दोनों हाइड्रोजन को ऑपोजिट साइड पे कर दूं तो वो ट्रांस हो जाएगा। यही बनाया हुआ है, व्हाट हैव दे डन, उन्होंने ये बनाया आपका, लुक एट दिस, दिस इज द फर्स्ट वन दैट वी डू, जो पहले वाले के साथ इन्होंने बना दिया। दिस इज G, ये वाला G है, और ये E और F क्या है, ये सिस ट्रांसवर्जन है एक ही चीज के, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास ये है कि यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोजन, तो ये ट्रांस वाला वर्जन है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, तो ये सिस वाला वर्जन है। दिस इज द सिस वर्जन, दैट इज द ट्रांस वर्जन, एंड दैट इज कंपाउंड G। सो ये वाले जो है वो E और F आर बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, या सिस ट्रांस जियोमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, both sigma and pi bonds are present in a molecule of E as a result of different types of hybridization in the carbon atoms. Complete table 4.2 to show the number of carbon atoms with each type of hybridization in molecule of E. So कितने sp हैं, कितने sp2 और कितने sp3 हैं? नो आलिया, यू कैन मेक इट इन एनीथिंग। अगर वो बोले स्केलेटल फॉर्म में शो करो तो स्केलेटल फॉर्म में शो करोगी, अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर आप किसी भी तरीके से शो कर सकते हो। sp0 है, वेरी गुड। sp जब ही आता है जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के ऊपर, यानी उसने 2 पाई बॉन्ड बनाया होता है, वरना sp नहीं आता, ठीक है। sp2 कितने, sp2 हमारे पास 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास sp3, राइट। आसान तरीका क्या है इसका, आसान तरीका याद रखने का ये है कि जो भी आपके पास सैचुरेटेड कार्बन होते हैं, यानी जो तमाम सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं वो sp3 होते हैं, तो ये sp3 होगा, 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 और ये sp3 होगा, ठीक है जी। और जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या होंगे, वो sp2 होंगे। और अगर इसको डिटेल में याद रखना, तो डिटेल में क्या टेक्निक थी, वो टेक्निक थी कि जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं उसमें आपको p ऑर्बिटल रिजर्व करना पड़ेगा, तो वो sp2 होगा, और जो सारी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं उसमें कोई भी रिजर्व नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज नॉट रिजर्विंग एनी p ऑर्बिटल्स, तो 3p 1s sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो रिजर्व कर रहे हैं, ये दोनों रिजर्व कर रहे हैं एक p ऑर्बिटल फॉर पाई, तो 3 में से एक उंगली बंद करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। सो 2 sp2 6 sp3 0 sp। Describe the essential feature of an unbranched hydrocarbon that causes its molecule to show stereoisomerism. Explain how this feature leads to stereoisomerism. They're asking you unbranched hydrocarbon, ठीक है, unbranched,
इसका मतलब है कायरलिटी नहीं, हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात नहीं कर सकते। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए नेसेसरी होती है उसमें ब्रांचिंग हो, क्योंकि एक ही कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, राइट। सो दैट मींस वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, हमें किसकी बारे में बात करनी है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की बात करनी पड़ेगी। So they are asking you to describe the essential feature of cis trans isomerism and how is that feature leading to that kind of cis trans isomerism. डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, और डबल बॉन्ड में ऐसा क्या होता है कि वो नहीं कर पाता, फिर पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या करता है, पाई बॉन्ड प्रिवेंट्स रोटेशन अबाउट इट्स ओन सेल्फ, यही था। इट इज सपोज टू हैव अ डबल बॉन्ड एंड द डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड अपने अराउंड रोटेशन को क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द रोटेशन, राइट। सो वी विल राइट दिस होल थिंग। सो फॉर geometric isomerism, we need two carbon double bonded to each other, each having different groups on them. Carbon double bond contains a pi bond which prevents rotation about its own self. ये लिख लो, और जब कर लो तो मुझे बता देना, फिर हम आगे चलेंगे। और अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बस यही है सवाल, और कुछ नहीं है, खत्म पेपर। If we use stereoisomerism instead of geometric isomerism, like not specifying the type of stereoisomerism, it will still be correct? Nope, Minahil. You will need to specify the type of geometric isomerism. तुम्हें geometric isomerism ही explain करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम stereoisomerism ये नहीं लिख सकती, ये different 3D image होती है जो भी, वो नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि अनब्रांच उसने बोल दिया। तुम्हें स्पेसिफिकली geometric isomerism को ही हिंट करके geometric isomerism ही लिखना है। So the paper is done? नहीं, पेपर डन नहीं है, एमएस गायब है, क्वेश्चन नंबर 5 रहता है हमारा। चलो, ये कोई लिख रहा है, एमएस खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 5 की एमएस प्रिंट नहीं हुई भाई इस पेपर की। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। कंपाउंड W has the molecular formula C4H10O. It contains only one functional group. Table 5.1 shows the two peaks with the greatest Me values in the mass spectrum of W, 74, 75. एक की 50, एक की X. Calculate the relative abundance X of the peak Me using the information from table 5.1. Very good. So we will use the fact that M/M+1 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो 100:1.1 n होता है, राइट। नाउ मुझे इसकी वैल्यू पता है, ये क्या होगा, ये होगा 100:1.1 n, मुझे ऑलरेडी पता है वो 4 है, आई ऑलरेडी नो द n। अब क्वेश्चन आपसे n नहीं मांग रहा बल्कि आपसे x मांग रहा है, तो आपने रिलेटिव अबंडेंस कैलकुलेट करनी होगी। सो 100:1.1 into 4, और नीचे क्या लिखूंगा, 50:x, and I will cross multiply these two things and work out the value of x. x क्या हो जाएगा, 100 divided by 50 into 1.1 into 4, right? So sorry, नहीं, उल्टा हो गया, एक सेकेंड, my bad. x will equals to 1.1 into 4 into 50 divided by 100. M stands for M peak, M+1 stands for M+1 peak. M is basically this M peak is corresponding to the MR of the compound, and this M+1 peak is corresponding to MR+1 of the compound. और ये MR+1 क्यों आती है, because one of the carbon is having carbon 13. क्या आ रहा है आंसर, 0.242 या 2.2? 1.1 into 4 into 50, oops, divided by 100, 2.2 आ रहा है, ठीक है, we're getting 2.2. अच्छा,
सर रिपीट दिस प्लीज, व्हाट इज देयर टू रिपीट ओवर हियर? सो वी सब अबंडेंस देयर। देखो हम क्या करा करते थे, हम ये करा करते थे ना कि भाई हमें m/m+1 का रेशियो दिया करते थे। वो हमें ये तो पता है कि वो 100:1.1n होता है। और फिर वो क्या करा करते थे, हमें बोलते थे यार ये 30 आ गया और ये जो है वो लेट से 0.15 आ गया, तो हम n निकाल लिया करते थे। वी यूज टू वर्क आउट द n, हम ऐसा करा करते थे क्वेश्चन को। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या है, अभी आपको n दिया हुआ और आपको बोल रहे रिलेटिव अबंडेंस निकालो। तो अब मुझे मुझे पहले से ये 100 और 1.1n की वैल्यू पता है, आई नो n, आई जस्ट नीड टू वर्क आउट व्हाट इज दिस x। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने 100 को एज इट इज लिखा, 1.1n 1.1 और n में मुझे पता है मुझे 4 लिखना है, आई हैव गॉट 4 कार्बन्स, सो आई रोट दैट डाउन। और बाकी अबंडेंस मुझे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पता है, वो 50:x है, तो फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो देयरफॉर व्हाट आई गेट इज 100x equals to 1.1 times 4 times 50, and then x will equals to 1.1 times 4 times 50 divided by 100. Simple. अच्छा, उसके बाद क्या है, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ W also shows peaks at Me29 and Me59. Suggest the molecular formula of these fragments. अच्छा, अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसको आराम से लेके अभी भी कर सकते हैं सॉल्व, और आप चाहें तो आप पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपको पता है पूरे क्वेश्चन में W की बात हो रही है, क्योंकि W के बारे में और हिंट्स निकाल के फिर हम कर सकते हैं, राइट? तो एक काम करते हैं, मैं ये बेटर समझता हूं कि जब शुरू में आ जाए ना ये वाला पार्ट, जब आपको W के बारे में पूरी चीज पता नहीं है, तो इट्स बेटर टू रीड द अदर इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू एंड देन डिड्यूस व्हाट विल W बी और नॉट। ठीक है, वो आपके लिए फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो मैं अभी फिलहाल इस पार्ट को स्किप कर रहा हूं, आखिर में आके करूंगा जब मुझे बिल्कुल इंफॉर्मेशन W के बारे में। अभी भी कर सकता हूं, आई कैन स्टिल डू इट, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन बेटर ये होगा मैं इसको थोड़ी देर बाद और आगे करूं जब मुझे W के बारे में और चीजें पता हो। A sample of W, C4H10O, is heated under reflux with excess of acidified K2Cr2O7 until there is no further reaction. Only one organic product X is present in the mixture at the end of the reaction. Figure 5.1 shows the infrared spectrum of W. This is the infrared spectrum of W. So what can we deduce about W from the lines written in B and from the infrared spectrum of W? It has got an alcoholic group present. ठीक है, तो आपके पास जो W में आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप आपका प्रेजेंट है, क्योंकि 3000 से 3500 किसको करिस्पॉन्ड करती है, वो आपके अल्कोहल को करिस्पॉन्ड करती है। तो एक बात हमें कंफर्म हो गई, W इज एन अल्कोहल। अच्छा, दूसरी बात हमें ये लिखी हुई है कि जब इन्होंने इसको ऑक्सीडाइज किया K2Cr2O7 के साथ, सो इट गिव यू ओनली वन प्रोडक्ट। अब अल्कोहल में दो केसेस होती हैं, या तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा या तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो क्या बनता है, अल्डिहाइड भी बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड। और कीटोन, वो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन ही बनता है, राइट? अब उन्होंने क्योंकि उसको पहले से ही पूरा हीट एंड रिफ्लक्ट कर दिया एक्सेस के साथ, सो इट्स नॉट क्लियरली अबंडेंट कि ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि शायद ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ कीटोन दिया है एंड इट डिड नॉट गिव यू द अल्डिहाइड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन फिर भी स्पेक्यूलेशन है, आगे जाके और हिंट मिल जाएगी तो हम उसको कंफर्म कर, राइट? अभी फिलहाल ये बात मान लेते हैं कि अभी फिलहाल हमें इतना पता है कि अल्कोहल है। आगे चलते हैं। फिगर 5.2 shows the infrared spectrum of X. अगर आप X का infrared spectrum देखें जो W की ऑक्सीडाइज्ड थिंग थी, तो उसमें आप देखें, उसमें आपको एक peculiar ऑब्जर्वेशन मिल रही है B ओवर ईयर। एंड अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो आपको 2500 से लेके 3000 में स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन मिलती, जो यहां पे क्या है, जो यहां पे एब्सेंट है। So it means that it does not have a carboxylic acid. इसमें OH of carboxylic acid नहीं है, ठीक है जी, it does not have the OH of a carboxylic acid. It only has the 1700 वाली C डबल बॉन्ड O वाली पीक। यानी जो हमारी स्पेक्यूलेशन थी कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हमें सिर्फ ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहा है, सिर्फ कीटोन दे रहा है, वरना
प्राइमरी अल्कोहल 2 देता है, ठीक है। इट गिव्स यू 2। हाँ, ये होता है कि अगर हम कंप्लीट रिएक्शन करें तो फिर मुश्किल ही होता है दूसरा मिलना, लेकिन हो सकता है कुछ ट्रेस अमाउंट उसकी रह जाए। तो वो बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन एंड देन आफ्टर कंफर्मिंग वी हैव अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट वाज नॉट अ प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज इट्स नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज अ कीटोन, ठीक है। Isn't this near 2500? बेटा अल्कोहल की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना वो स्ट्रांग होती है, जो हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप होता है उसकी स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन होती है, वो ऐसी नहीं आएगी तुम्हारे पास। दिस इज नॉट अ स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन, रिमेंबर दिस। कार्बोक्साइल की 2500 टू 3000 होती है, यस। 2500 टू 3000 इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। वो कार्बोक्साइल में OH की ही बात करी जाएगी, COOH पूरे नहीं बात करी जाती, OH पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है हमारे पास, वी आर नॉट गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन ओवर हियर। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? मैंने कैसे डिड्यूस किया, अल्कोहल पता चल गया, और फिर मेरी स्पेकुलेशन के हिसाब से मुझे ये सेकेंडरी अल्कोहल लग रहा है बिकॉज मुझे सिर्फ कीटोन मिला है, मुझे जो है वो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल रहा। अच्छा, कैन यू आंसर माय क्वेश्चन? वेयर व्हाट क्वेश्चन सर? बट K2 so even if it's used in primary it shouldn't be able to oxidize। बेटा जुनेरा, K2Cr2O7 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन अल्कोहल को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है जी। K2Cr2O7 अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन K2Cr2O7 अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है और कंप्लीटली कर सकता है, ठीक। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ए इज शोन इन फिगर 5.1। नहीं नहीं बेटा, मैंने अल्कीन का बोला है कि K2Cr2O7 अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, आपके नोट्स में भी यही लिखा हुआ है, मैंने K2Cr2O7 से ही पढ़ाया है उसको, ठीक है जी। KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग, जिसको ऑक्सीडाइज K2Cr2O7 कर सकता है उसको KMnO4 भी कर सकता है। अल्कीन्स को K2Cr2O7 नहीं कर सकता, अल्कीन्स को सिर्फ KMnO4 कर सकता है। ये बोला होगा मैंने ये नहीं बोला होगा कभी कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते आपके K2Cr2O7 से। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ए क्या है? एब्जॉर्प्शन ए ये रही, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ए किसके अंदर है? एब्जॉर्प्शन ए इज द OH बॉन्ड एंड द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग इट इज द हाइड्रोक्सी वन। और एब्जॉर्प्शन बी में आपके पास बॉन्ड क्या है? बॉन्ड आपके पास C डबल बॉन्ड O है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी कार्बोनाइल, आई थिंक इट्स द कार्बोनाइल 1670 to 1740, राइट। सो लेट्स राइट दैट, कार्बोनाइल, ठीक है। और कार्बोनाइल में जबरदस्ती मोर स्पेसिफाई करके लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन में होगा, तो कार्बोनाइल की ही पीक होगी, ठीक है। Why can't it be carboxyl? Because carboxyl is from 2500 to 3000. If you look at this, this is from 3000 to 3500. देख रही हो? 2500 3000 होता तो फिर हम कार्बोक्साइल लिखते। ए वाली पीक किस रेंज में? 3000 3500। 3000 3500 इज फॉर हाइड्रोक्सी वाला अल्कोहल, ठीक। समझ आ गई खदीजा? अच्छा जी, आगे क्या है? use the information in A and B1 to draw the structure of X in the box in figure 4.3. So let's draw the structure of X. W हमें बचल गया कि सेकेंडरी अल्कोहल है, ब्यूटानॉल का सेकेंडरी अल्कोहल वाला वर्जन बनाना है। सो लेट्स ड्रॉ दैट। सबसे पहले C ये आ गया आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, 1 2 3, इधर इसको 4 कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, 1 2 ये 4 हो जाएगा, और 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। So this is going to be the butan 2-ol and that is being oxidized to your ketone. So CH3, CH2, C double bond O and then CH3. So this is butanol. बस यही है। अब एक काम करते हैं, अब W बदल गया, X भी बदल गया, तो वापस उस क्वेश्चन में जाके पहले फ्रैगमेंट्स को देख लेते हैं, फ्रैगमेंट्स कौन कौन से आने चाहिए थे, ठीक है। तो मैं ये स्ट्रक्चर लेके जा रहा हूँ अपने पास आगे। Let's put the structure over here. अरे यार, इधर ले आते हैं और अब इसके अंदर फ्रैगमेंट्स देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो एक फ्रैगमेंट क्या हो सकता है? एक फ्रैगमेंट ये हो सकता है और ये हो सकता है। दूसरा फ्रैगमेंट क्या हो सकता है? ये हो सकता है और ये हो सकता है। और तीसरा फ्रैगमेंट क्या हो सकता है? तीसरा फ्रैगमेंट ये हो सकता है और ये हो सकता है, राइट। सो दीज कैन बी द फ्रैगमेंटेशन पॉसिबिलिटीज। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर मैं सिर्फ CH3 वाला फ्रैगमेंट लू 12 + 3,
दिस इज करिस्पॉन्डिंग टू एन एमआर ऑफ 15, इसका 15 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 7 हाइड्रोजन है, ठीक है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो ये 43 हो गया, और ऑक्सीजन भी ऐड कर दो तो प्लस 16 कर दोगे, तो ये आ गया आपके पास 59, ठीक है, वी गेटिंग 59 फॉर दिस। अच्छा ग्रीन, अब ग्रीन वाले को भी देख लेते हैं, CH3 CH2, लेट्स सी 12 प्लस 12 24 प्लस 3 प्लस 2 29, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 29। ये भी देख सकते हैं हम CH3 CHOH, लेट्स आल्सो कैलकुलेट दैट, तो 12 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 एंड देन प्लस 16 फॉर द ऑक्सीजन, दिस इज कमिंग आउट टू बी अ 45, ठीक है। और ब्लैक वाला, ये वाला क्या आएगा, ये वाला 15 आएगा, और ये वाला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला क्या आएगा, वही आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना, या ब्लैक वो 15 और वही आएगा 59 ही आएगा। फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 16, 59 यार, ठीक है। सो हमारे पास फ्रैगमेंट्स कौन कौन से, एक 15 59 वाले हैं और एक 29 45 वाले, एक और भी है 15 और 59 वाला, उसका मास सेम आ रहा है लेकिन वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स है। आई होप हर कोई ये रियलाइज कर पा रहा हो कि वो फ्रैगमेंट्स डिफरेंट है। अगर मैं यहां से तोड़ूं तो एक CH3 बनेगा और ये CH2 CH3 CHOH बनेगा, OH बीच में आएगा। लेकिन अगर मैं यहां से तोड़ूं तो CH3 पहले वाले, OH पहले वाले पे आ जाएगा और CH3 लग बनेगा। सो दीज आर डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बट दे आर हैविंग द सेम मास। तो अब हम लिख लेते हैं मास टू चार्ज रेशियो 29 वाला क्या है, इट इज गोइंग टू बी अ CH3 CH2। इसके अलावा कुछ लिखना होता है इनके साथ या बस इतना काफी होता है, CH3 CH2, पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं इसके ऊपर ब्रैकेट बना के, यूं पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही आपको पीक देता है इन द डिटेक्टर। और 59 क्या होगा, 59 आपके पास होगा CH3 CHOH CH2 एंड लाइक दिस। अच्छा एक और चीज भी है, लाइक क्या सर ये जरूरी है कि हम इसको ऐसे ही करें, कोई और तरीका नहीं है इसका कि हम पूरा क्वेश्चन पहले पढ़े? अगर कोई ऐसा आ गया सवाल कि जिसमें पूरा क्वेश्चन में आगे कुछ हो ही नहीं, यहीं पे करना हो सॉल्व, तो फिर कैसे करते? लेट्स डू दैट एज वेल, ठीक है। इसका भी मैंने आपको सिखाया है लेकिन फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एक आपको पता है एक 29 है और दूसरा वाला क्या है, एक 59, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना होता है, आपको पता है कि यार मेरे पास जो है वो कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बस में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। सो व्हाट वी कैन वी कैन लिस्ट द पॉसिबिलिटीज डाउन। लेट्स से कि यार एक काम ऐसा करते हैं कि 29 वाले में एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। सो एक ऑक्सीजन हम लेते हैं, यानी एक ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट कर दें, 29 माइनस 16 कितना हो गया, 13 रहेगा। सो दिस इज रिमेनिंग एज 13। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन ले सकते हैं, वी कैन टेक वन कार्बन, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या रह जाएगा 1, यानी 1 हाइड्रोजन रह गया आपके पास। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग CO एंड H। क्या हमारे पास ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर अल्डिहाइड होता है, राइट। COH या CHO वाला जो ग्रुप होता है वो किस में होता है, वो आपके अल्डिहाइड में होता है, राइट। बट बाकियों में इट इज नॉट अ CHO, इज नॉट रियली दैट इतना पॉसिबल, राइट। और आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि वो नहीं है, लेकिन अगर आगे और क्वेश्चन नहीं होता तो CHO यहाँ पे करेक्ट आंसर होता, इट वुड हैव बीन करेक्ट। और यहाँ पे मार्क्स स्कीम मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, मार्क्स स्कीम अगर होती तो फिर मेरा ये ख्याल यही है कि उसमें CHO एक्सेप्टेड होता। लेकिन ये है कि आगे क्वेश्चन दिया हुआ है तो फिर जाहिर बात है आगे क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी हिंट लेके देख लेते हैं उसको। अच्छा एक तो ये तरीका था इसकी ये निकालने की। दूसरा तरीका क्या है कि हम बजाय इसके कि हम ऑक्सीजन को इंक्लूड करें, एक काम ये करते हैं कि ऑक्सीजन को हटा के और फिर देखते हैं कि वो बात बन भी रही है, सेंस बन भी रहा है या नहीं बन रहा, राइट। सो लेट्स रिमूव द ऑक्सीजन। लेट्स से 29 में हम जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डालते हैं, 12 24, 2 कार्बन डालते हैं, 24 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5 रह गए और 5 हाइड्रोजन बन गए हमारे पास, यानी हमारे पास फ्रैगमेंट क्या बन गया, C2H5 का बन गया। सो अब आपको जो भी इसमें से बेहतर लग रहा है आप वो लिख सकते हैं, राइट। आगे क्वेश्चन पढ़ लोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा C2H5 प्लस ये सब, बाकी नहीं होगा। 59 का भी यही करना है। 59 में से पहले क्या करें, एक ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट एन ऑक्सीजन, एंड देन जो है वो आपके पास 59 माइनस 16 करेंगे, 43 आ गया। फिर 43 में आप कार्बन डालेंगे जितने भी आ सकते हैं, 12 24 36 48, 3 कार्बन आ सकते हैं। सो 36 सब्ट्रैक्ट कर लें, 7 रह गया और बाकी हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया C3H7O। दिस इज वन फ्रैगमेंट, ठीक है। और मोलेक्युलर फॉर्मूला में लिख सकते हैं, यहां पे मैंने स्ट्रक्चरल लिखा है
क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे पता है क्या है क्या नहीं, ठीक। आप यहाँ पे मोलेक्युलर लिख सकते हैं, आप पहले कर रहे हैं क्वेश्चन। तो अगर आप ऐसे करें तो ध्यान बात है मोलेक्युलर लिखेंगे, आप स्ट्रक्चरल नहीं लिख सकते। C3H7O पॉजिटिव, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन को ना लूं, आई निग्लेक्ट द ऑक्सीजन कंप्लीटली। सो 12, 24, 36, 48, 4 कार्बन, 59 माइनस 48 करो, कितना आ गया, 11 हाइड्रोजन। तो C4H11 आ रहा है, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। विद 4 कार्बन यू कैन नॉट हैव 11 हाइड्रोजन, मैक्सिमम आपके पास 9 आ सकते हैं। C4H9 नहीं हो सकता है, C4H11 नहीं हो सकता। खुद भी नजर आ रहा है कि अगर मैंने 4 कार्बन डाल दिए और हाइड्रोजन ही पूरे मॉलिक्यूल में 10 थे, तो 11 अगर आ रहे हैं, तो वी कैन सी दैट इज रॉन्ग, राइट। So if for example this question gave you no further information, इसके आगे और कुछ भी नहीं होता, W का बस यहां तक सवाल होता है, बस छोड़ देते, तो आप यहाँ पे CHO भी लिख सकते थे, CH2H5+ भी लिख सकते हैं, और फिर इधर जो है वो आप ये वाले लिख सकते हैं C3H7O, ठीक है। जाहिरन बात है अगर आप C3H7O पॉजिटिव वाले लिख रहे हैं तो फिर उसके साथ सेंस यही बनेगा। CHO अगर लिखेंगे तो उसके पास उसके साथ फिर सेंस हो सकता है ये वाली चीज ना बनाए, तो आप समझ जाएंगे उस बात से कि हाँ ठीक है, फिर इसका मतलब है कि वो नहीं हो सकता, राइट। सो इट इज दैट, बट मैं हमेशा से ये रिकमेंड करता हूँ, और मुझे हमेशा से बेस्ट टेक्निक यही लगती है कि जब भी वो फ्रैगमेंट्स पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और आगे जाके क्वेश्चन को पढ़ के और उसको सॉल्व करके आ जाता हूँ। फिर बात खुद ही क्लियर हो जाती है कि फ्रैगमेंट कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। हल्का फुल्का कुछ ना कुछ आगे और हिंट दी हुई होती है, जिससे बात बिल्कुल एक्सप्लिसिटली क्लियर हो ही जाती है इन दी एंड। सो आई ट्राई टू जनरली अवॉइड डूइंग देम एट द वेरी स्टार्ट, इनको एंड में ही करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं अब। Y is a structural isomer of W. Both W and Y produce colorless bubbles when sodium is added to them. यानी इसका मतलब दोनों अल्कोहल है, ठीक है। Y does not react with when heated with K2Cr2O7, and Y does not react with when warm with alkaline aqueous iodine. What do you get to know about Y? It's a tertiary alcohol. Very good. It is going to be a tertiary alcohol. That is what you have to write down over here. Okay, the functional group that is present in Y is going to be a tertiary alcohol, because tertiary alcohols don't get oxidized, और जाहिर बात है टर्शियरी अल्कोहल है तो उसमें सेकेंडरी मिथाइल कीटोन या सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या करना है हमने, वाई नॉट हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी तो तुम्हें पता है ना बावली, कुड इट ऑल्सो बी COH। देखो W का फॉर्मूला क्या है, C4H9O है, ठीक है जी, C4H9O है। अब आए स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये भी, उसका भी फॉर्मूला यही होगा, मोलेकुलर फॉर्मूला, ठीक है जी। Both W and Y produce bubbles when you add sodium, so that means you understood that it is going to be alcohol. Why can it not be carboxylic acid? Because it has got one oxygen, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, so therefore I am not going to speculate it to be a carboxylic acid, ठीक है। It has only got one oxygen. Carboxylic acids have 2 oxygen, COOH, उनके फॉर्मूला में शायद 2 O आए, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता। दूसरा, वाई के बारे में हमें और चीज पता चल गई है कि जो है वो क्या हो गया आपके पास, वो आपके पास C4H9 नहीं था, सॉरी C4H10 था, माय बैड। दूसरा आपको पता चल गया कि वाई जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्दो इट्स एन अल्कोहल बट नॉट ऑक्सीडाइजिंग, सो आई एम राइटिंग टर्शियरी अल्कोहल। इट इज एन अल्कोहल एंड इट्स अ टर्शियरी वर्ड। आई विल गिव द मोर बेटर आंसर, सिर्फ अल्कोहल लिख दूंगा तो शायद हो सकता है उसमें मार्क्स ना मिले, टर्शियरी अल्कोहल लिखेगा कि भाई टर्शियरी वाला अल्कोहल है, क्योंकि हमें इतनी बात पता चल गई है। बी मोर स्पेसिफिक व्हेन यू कैन बी। कंप्लीट द इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ W और Y विद सोडियम। MS बेटा, MS गलत लग रही है मुझे, MS सेज ओनली हाइड्रोक्साइल, वो थोड़ी, या मेरे पास तो प्रिंटेड ही नहीं है वो MS, मेरे पास तो आई नहीं है, तो ये आखिरी वाला का हो सकता है थोड़ी सी वो ऑफ हो MS, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल ही होगा इसका आंसर, आई एम डेफिनेटली श्योर। कंप्लीट द इक्वेशन डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ W और Y विद सोडियम, तो क्या दिखाएंगे हम इधर, alkaline iodine mean it's not a methyl ketone or a secondary methyl alcohol Zunera। क्या होता है भाई रिएक्शन, किसी को याद है, सॉल्ट, ओके, एंड इसके अलावा ONA वाला सॉल्ट बनेगा, तो C4H9ONA एंड प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 1, यही होता है।
जो ओ एच होता है उसमें से ओ एच में से ओ एन ए बन जाता है और एच निकल जाता है। सो एच जब निकलेगा तो हाफ एच टू होगा, और एक हाइड्रोजन मुझे स्ट्रक्चर में से कम करके उसकी जगह एन ए डालना। समझ गए बात? तो C4H10 था, C4H9ONA हुआ, और प्लस हाफ एच टू हो गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाई। सो लेट्स ड्रॉ द टर्शरी अल्कोहल C। अच्छा, अब टर्शरी अल्कोहल यूं स्ट्रेट चेन में तो बन नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मिथाइल को ब्रांच करना पड़ेगा, ठीक है जी, और एक अल्कोहल यहां बनाना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ Y. 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, 1 oxygen and 4 carbons. Isn't hydroxy alcohol the same functional group? Yes, it is the same functional group, but टर्शरी अल्कोहल बोलने को लिखने को कह रहा हूं मैं हाइड्रोक्सी अल्कोहल में नहीं कर रहा चीज डिफरेंशिएट। मैं टर्शरी बोल रहा हूँ कि टर्शरी लाजमी लिख देना। अब टर्शरी हाइड्रोक्सी लिखोगे तो लोग कहेंगे ये पता नहीं क्या लिखा है, तो टर्शरी अल्कोहल लिख देना। सही है, क्लियर है ये सवाल, इसमें कोई कंफ्यूजन?